Good evening, everyone. Is audio video clear for all? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? ऑडियो वीडियो क्लियर है. कल कहाँ तक डिस्कस कर लिया था आपने? व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन? मेरे ख्याल से हम लास्ट कर रहे थे. लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन वाज हाइड्रोमीटर एनालिसिस. हमने हाइड्रोमीटर की एनालिसिस कंप्लीट कर ली थी. सो वी आर डन विद पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, जो दो स्टेज में होती है. पहली है सीव एनालिसिस, दूसरी है सेडिमेंटेशन एनालिसिस. सीव एनालिसिस कंप्लीट कर ली थी हम. सेडिमेंटेशन एनालिसिस की बात कर रहे थे. इसको दो तरीके से कर सकते हैं, पिपेट मेथड से, हाइड्रोमीटर मेथड से. हमने पिपेट मेथड भी कवर कर लिया था, हाइड्रोमीटर मेथड भी कवर कर लिया था. हाइड्रोमीटर मेथड में लास्ट पॉइंट ऑफ हमारा डिस्कशन था साइज ऑफ द पार्टिकल कैसे निकालते हैं और परसेंटेज फाइनर कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड परसेंटेज फाइनर. तो यहाँ तक की डिस्कशन हमने कल वाली क्लास में कर ली थी. अब हाइड्रोमीटर मेथड में जैसे हमने पिपेट मेथड के अंदर डिस्पर्सिंग एजेंट का करेक्शन लगाया था, जब हमने मास ऑफ सॉलिड कैलकुलेट किए थे पिपेट मेथड के अंदर, जो डिस्पर्सिंग एजेंट था उसका मास भी कैलकुलेट हो गया था उसमें, तो हमने उसको करेक्शन के फॉर्म में अप्लाई किया था. सेम चीज यहाँ पर भी है. सेम एनालिसिस कैन बी कैरिड आउट हियर आल्सो. तो यहाँ पर भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो हमारी रीडिंग निकल के आती है हाइड्रोमीटर के ऊपर वो इनकरेक्ट होती है. So there are n number of factors because of which the hydrometer reading that we observe comes out to be incorrect. तो उन सारे फैक्टर्स को अकाउंट करने के लिए हम हाइड्रोमीटर की रीडिंग के ऊपर भी करेक्शन लगाते हैं. अब कौन कौन से करेक्शन लगाने पड़ जाते हैं हमें, उनकी डिस्कशन हम करेंगे. तो कल वाली सारी कंप्लीशन हो गई डिस्कशन की हमारी. बस जो आपकी हाइड्रोमीटर रीडिंग ली थी आपने, उस हाइड्रोमीटर रीडिंग के ऊपर कौन कौन से करेक्शन लगाने पड़ते हैं, क्यों लगाने पड़ते हैं, उनका नेचर क्या होता है, वो हम आज डिस्कस करेंगे. तो फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ हाइड्रोमीटर मेथड, अगर हम फर्दर कंटिन्यू करें हाइड्रोमीटर मेथड के बारे में, सो वी टॉक अबाउट द फर्दर रेफरेंस ऑफ हाइड्रोमीटर मेथड. तो हम बोल सकते हैं द ऑब्जर्व्ड, it says the observed reduced hydrometer reading. So the observed reduced hydrometer readings are further corrected for the following. जो भी हमारी ऑब्जर्व्ड रिड्यूस्ड हाइड्रोमीटर रीडिंग थी उसको हम आगे और करेक्ट करते हैं. दे आर फर्दर करेक्टेड फॉर द फॉलोइंग. अब कौन कौन से करेक्शन लगते हैं उसके ऊपर, व्हाट आर द करेक्शन बीइंग अप्लाइड. पहला करेक्शन, तो फर्स्ट ऑफ द करेक्शन बीइंग अप्लाइड इज मेनिस्कस करेक्शन. अब क्या है मेनिस्कस करेक्शन, उसको समझने की कोशिश करते हैं. बाकी सारी जानकारी तो आप खुद ही बता दोगे. तो अगर मैं एनालाइज करूं हमारे पानी के सैंपल के अंदर सस्पेंशन है, सॉइल सस्पेंशन है वो, तो हमारे पानी का जो सैंपल होता है वो टर्बिड होता है. अवर वाटर सैंपल इज टर्बिड. अब क्योंकि हमारे पानी का सैंपल टर्बिड होता है, एक इशू निकल के आता है. क्या इशू निकल के आता है उसको समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स सपोज ये हमारे हाइड्रोमीटर की स्टेम है. सो ये हमारे हाइड्रोमीटर की स्टेम है. मैं इसको स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बनाता हूँ. ये हमारे हाइड्रोमीटर की स्टेम है. आई एम शोइंग ओनली द स्टेम ऑफ द हाइड्रोमीटर. तो ये हमारे हाइड्रोमीटर की स्टेम है, इसके ऊपर रीडिंग बनी हुई है. रीडिंग किसकी है, रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग है. सो दीज आर रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग. मोर ओवर जैसे ही आप हाइड्रोमीटर को इंसर्ट करोगे सॉइल सस्पेंशन के अंदर, लेट सपोज ये हमारा जार है, दिस इज अवर सेडिमेंटेशन जार, जिसके अंदर हमने हाइड्रोमीटर को इंसर्ट किया. अब इसके अंदर मेनिस्कस बनती है. सो मेनिस्कस इज फॉर्म्ड. अब मेनिस्कस फॉर्म करा के दिखाता हूँ. सो मेनिस्कस इज फॉर्म्ड, ये मेनिस्कस बनी. सो दिस इज हाउ द मेनिस्कस इज फॉर्म्ड. तो ये हमारी मेनिस्कस फॉर्म हो गई. अब क्योंकि ये मेनिस्कस फॉर्म हो गई है, कर्वेचर आया है यहाँ पे, दिस कर्वेचर इज बीइंग ऑब्जर्व्ड. मैं इस कर्वेचर को मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ. आई एम मैग्नीफाइंग दिस कर्वेचर. तो ये कर्वेचर को मैग्नीफाई करके दिखा दिया. अब क्योंकि हमारा पानी टर्बिड है, सिंस अवर वाटर सैंपल इज टर्बिड, हम हमारी जो एक्चुअल रीडिंग है, ये हमारी एक्चुअल रीडिंग है. दिस इज अवर एक्चुअल रीडिंग जो हमें रीड करनी चाहिए. सो दिस इज अवर एक्चुअल रीडिंग. ये हमारी हाइड्रोमीटर रीडिंग है जो हमें पढ़नी चाहिए. हम ऊपर वाली हाइड्रोमीटर रीडिंग को पढ़ पाते हैं, लेट सपोज RH डैश. तो ये हमारी एक्चुअल रीडिंग है, ये वो रीडिंग है जो हमने पढ़ी. अब हम नीचे वाली रीडिंग क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि हमारे पानी का सैंपल होता है टर्बिड.
So because of the soil suspension, because of the presence of the soil solids in our suspension, our water sample is turbid. Hence, we are not able to read the correct value of the hydrometer reading. We are not able to observe the correct value of the hydrometer reading. तो मुझे तो मेनिस्कस का नीचे वाला लेवल पढ़ना चाहिए, अब ये हमें पढ़ने में आता ही नहीं है, इसीलिए हम ऊपर वाला लेवल पढ़ पाते हैं या हम ऊपर वाला लेवल पढ़ लेते हैं। तो अगर आपने ऊपर वाली हाइड्रोमीटर रीडिंग को रीड किया, ये रीडिंग एक्चुअल से कम होगी या ज्यादा होगी? अगर आपको ऊपर वाली हाइड्रोमीटर रीडिंग दिखी, ये एक्चुअल से कम होगी या ज्यादा होगी? दिस विल बी लेस देन एक्चुअल और मोर देन एक्चुअल। तो आर एच डैश आपने ऑब्जर्व करी, आर एच एक्चुअल है, तो ये रीडिंग क्या आएगी? कम आएगी, क्योंकि हमारे हाइड्रोमीटर की स्केल के ऊपर रीडिंग ज्यादा कहाँ होती है? नीचे होती है। तो अगर आपने रीडिंग कम पढ़ ली, आप जो करेक्शन लगाओगे उससे रीडिंग ज्यादा आनी चाहिए, कम आनी चाहिए? आप जो करेक्शन लगाओगे उससे रीडिंग ज्यादा आनी चाहिए, कम आनी चाहिए? आप जो करेक्शन लगाओगे ऑब्जर्व्ड रीडिंग के ऊपर, उससे रीडिंग ज्यादा आनी चाहिए, कम आनी चाहिए? उससे रीडिंग ज्यादा आनी चाहिए। ज्यादा रीडिंग कब आएगी? जब ये करेक्शन क्या हो? पॉजिटिव हो। व्हेन दिस करेक्शन इज पॉजिटिव, यानी मेनिस्कस करेक्शन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो आप ऑब्जर्व्ड हाइड्रोमीटर रीडिंग के ऊपर हमेशा पॉजिटिव मेनिस्कस करेक्शन लगाओगे। आप ऑब्जर्व्ड हाइड्रोमीटर रीडिंग के ऊपर हमेशा पॉजिटिव मेनिस्कस करेक्शन को अप्लाई करोगे। क्लियर है चीज? तो ये करेक्शन हमारे मेनिस्कस की फॉर्मेशन की वजह से हुआ। This correction is to be applied because of the formation of the meniscus. Clear है पूरी कहानी? Any of the point to be referred from this now? कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो किसी के लिए इसमें से? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा करेक्शन है डिस्पर्सिंग। एजेंट करेक्शन। अब ये भी आप खुद ही बता सकते हो। अगर मैंने सॉइल सस्पेंशन बनाने के लिए डिस्पर्सिंग रिएजेंट को मिलाया, ऐसा करने से सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? अगर मैंने सॉइल का सस्पेंशन बनाने के लिए डिस्पर्सिंग एजेंट को मिलाया, हमारे सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छा, कैसे कम हो जाएगी, जरा रीजन बताना। हाउ इट विल रिड्यूस? तो मैंने पानी का सैंपल लिया, इसकी डेंसिटी है रो, मैंने इसके अंदर सॉलिड डाल दिए, अब डेंसिटी हो गई रो डैश। पहले तो ये बताओ रो डैश और रो में क्या रिलेशनशिप होगी? मैंने पानी का सैंपल लिया, पानी के सैंपल की डेंसिटी है रो, फिर मैंने इसके अंदर सॉलिड मिला दिए, सस्पेंशन बन गया, तो ये सॉइल सस्पेंशन बना। तो सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? सस्पेंशन की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा निकल के आएगी। अब आपने इसके अंदर डिस्पर्सिंग रिएजेंट भी मिला दिया, आपने एक और चीज मिला दी इसके अंदर, तो अब जो डेंसिटी निकल के आएगी वो सस्पेंशन की डेंसिटी से भी ज्यादा निकल के आएगी। इट विल कम आउट टू बी मोर देन दैट। तो डिस्पर्सिंग रिएजेंट मेरे सस्पेंशन की डेंसिटी क्या कर देगा? बढ़ा देगा। अगर डेंसिटी बढ़ जाएगी, कमेंट अपॉन इट्स वॉल्यूम। अगर डेंसिटी बढ़ जाएगी, कमेंट अपॉन इट्स वॉल्यूम। अगर डेंसिटी बढ़ जाएगी, कमेंट अपॉन इट्स वॉल्यूम। अगर डेंसिटी बढ़ जाएगी तो कमेंट अपॉन इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो सेम मास के लिए वॉल्यूम क्या मिलेगा आपको? कम मिलेगा। अगर वॉल्यूम कम हो गया, कमेंट अपॉन द लेवल ऑफ द वाटर। अगर वॉल्यूम कम हो गया, कमेंट अपॉन द लेवल ऑफ द सस्पेंशन इन द जार। अगर वॉल्यूम कम हो गया तो जो हमारा लेवल है सस्पेंशन का वो क्या मिलेगा आपको? कम मिलेगा। लेवल का सस्पेंशन कम मिलेगा। तो आपने बड़ी रीडिंग रीड कर ली है, छोटी रीडिंग रीड कर ली? अगर सस्पेंशन का लेवल कम हो जाएगा तो आपने बड़ी रीडिंग को रीड कर लिया है, छोटी रीडिंग को रीड कर लिया? अगर सस्पेंशन का लेवल फॉल कर गया, हमने बड़ी रीडिंग को रीड कर लिया है, छोटी रीडिंग को? इसका मतलब एक्चुअल हाइड्रोमीटर रीडिंग लगाने के लिए मुझे जो करेक्शन लगाना पड़ेगा वो क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। तो डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन विल ऑलवेज बी नेगेटिव। क्लियर है चीज?
रिपीट करना है इस पे कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस नाउ? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज टेम्परेचर करेक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है टेम्परेचर करेक्शन। अब ये क्या है टेम्परेचर करेक्शन? तो हम बोल सकते हैं कैलिब्रेशन ऑफ, कैलिब्रेशन ऑफ, कल अब मैं कैलिब्रेशन बताई थी आपको। तो कैलिब्रेशन ऑफ हाइड्रोमीटर, तो कैलिब्रेशन ऑफ हाइड्रोमीटर इज डन एट टेम्परेचर ऑफ, इज डन एट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। जो कैलिब्रेशन होता है हाइड्रोमीटर का, ये हम करते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। ये 27 डिग्री के टेम्परेचर पे होता है। तो अगर टेस्ट के टाइम पे टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा है, तो टेस्ट के टाइम पे टेम्परेचर अगर 27 डिग्री से ज्यादा है, टेम्परेचर के बढ़ने से डेंसिटी बढ़ जाती है कम हो जाती है? टेम्परेचर के बढ़ने से डेंसिटी बढ़ जाती है कम हो जाती है? टेम्परेचर के बढ़ने से डेंसिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डेंसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ा डेंसिटी कम मिलेगी, डेंसिटी कम मिलेगी वॉल्यूम कम हो जाएगी, तो वॉल्यूम, व्हाट अबाउट वॉल्यूम? डेंसिटी कम हो गई तो वॉल्यूम, वॉल्यूम मोर तो पानी का लेवल, वॉल्यूम मोर तो पानी का लेवल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, पानी का लेवल बढ़ जाएगा, पानी का लेवल बढ़ जाएगा, बड़ी रीडिंग मिलेगी छोटी रीडिंग मिलेगी? अगर वॉल्यूम बढ़ा तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा, बड़ी रीडिंग मिलेगी छोटी रीडिंग मिलेगी? विल गेट अ बिगर रीडिंग और विल गेट अ स्मॉलर रीडिंग? हमें छोटी रीडिंग मिलेगी तो एग्जैक्ट रीडिंग मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे टेम्परेचर करेक्शन पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। तो हमें छोटी रीडिंग मिलेगी तो एग्जैक्ट रीडिंग के लिए मुझे करेक्शन जो लगानी पड़ेगी वो पॉजिटिव लगानी पड़ेगी, तो टेम्परेचर करेक्शन विल बी पॉजिटिव। उसी तरीके से अगर टेम्परेचर 27 डिग्री से कम हुआ, टेम्परेचर अगर 27 डिग्री से कम हुआ, डेंसिटी आपको ज्यादा मिलेगी, डेंसिटी अगर ज्यादा मिली इसका मतलब वॉल्यूम कम मिलेगा, वॉल्यूम अगर कम मिला पानी का लेवल नीचे होगा, पानी का लेवल नीचे होगा, बड़ी रीडिंग मिलेगी, बड़ी रीडिंग मिलेगी। एग्जैक्ट रीडिंग के लिए क्या करेंगे हम? टेम्परेचर करेक्शन लगाएंगे जो नेगेटिव होगा, तो टेम्परेचर करेक्शन विल बी नेगेटिव। तो टेम्परेचर करेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, टेम्परेचर करेक्शन नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये डिपेंड करता है आपने कितने टेम्परेचर पे टेस्ट को परफॉर्म किया। It depends upon the temperature at which the test is being performed. Clear है पूरी कहानी? So it depends upon the temperature at which the test is being performed. तो ये तीन करेक्शन लगते हैं आपकी रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग के ऊपर। पहला मेनिस्कस करेक्शन, दूसरा टेम्परेचर करेक्शन, तीसरा डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन। अब हम तीनों करेक्शन को एक साथ भी जोड़ सकते हैं, उसको हम बोल देते हैं कॉम्पोजिट करेक्शन। तो अगर मैं तीनों करेक्शन को जोड़ दूं, इट विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज कॉम्पोजिट करेक्शन। तो उसको नोट के फॉर्म में मेंशन कर दिया मैंने। इन सम केसेस composite correction, in some cases composite correction can also be applied, composite correction can also be applied directly, can also be applied correctly। तो composite correction क्या होगी हमारी? composite correction will be equal to meniscus correction प्लस माइनस टेम्परेचर करेक्शन माइनस डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन। तो हम क्या बोलेंगे? हमारे बोलेंगे एक्चुअल हाइड्रोमीटर रीडिंग विल बी इक्वल टू ऑब्जर्व्ड हाइड्रोमीटर रीडिंग पर प्लस कॉम्पोजिट करेक्शन। तो प्लस कॉम्पोजिट करेक्शन, ये हमने कॉम्पोजिट करेक्शन लगा दिया। तो कई बार हम तीनों करेक्शन को एक साथ जोड़ देते हैं और उसको क्या बोल देते हैं? कॉम्पोजिट करेक्शन बोल देते हैं। इट इज टेक्निकली रेफर्ड एज कॉम्पोजिट करेक्शन। क्लियर है पूरी स्टोरी? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? तो अब जाके हमारी पूरी हाइड्रोमीटर एनालिसिस कंप्लीट हो गई है। नाउ वी आर डन विद द कंप्लीट हाइड्रोमीटर एनालिसिस। तो इसका मतलब अब मेरे दोनों स्टेज कंप्लीट हो गए पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस के। तो पूरी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस में हमें रिजल्ट क्या मिला था?
In the entire particle size distribution analysis, what result was observed? Result observed was size of the particle and corresponding percentage finder. तो पूरी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस में हमें रिजल्ट मिला है पार्टिकल के साइज का और उसके करस्पॉन्डिंग परसेंटेज फाइनर का. तो विल गेट द रिजल्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग परसेंटेज फाइनर, विल गेट द साइज ऑफ द पार्टिकल. अब मुझे इस रिजल्ट को बताना है. इस रिजल्ट को हम रिपोर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व विच इज नोन एज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. तो आगे बढ़ के नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. अब क्या बोल रही है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व? इट सेज द रिजल्ट ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, the result of particle size distribution analysis is reported in the form of a curve termed as particle size distribution curve. Particle size distribution curve in which percentage finder is marked on y-axis. Percentage finder is marked on y-axis. So percentage finder is marked on y-axis and size of particle is marked on x-axis. Size of the particle is marked on x-axis on log scale, and the size of the particle is marked on x-axis on log scale. अब इसको बना के भी दिखा देता हूं मैं आपको. बनाने से पहले अगर थोड़ी बहुत रेफरेंस और निकाले. थोड़ी बहुत रेफरेंस और क्या बोल रही है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रही है this curve helps in analyzing the type of the soil. This curve helps in analyzing the type of the soil, and gradation. Type of the soil and gradation of soil. Type of the soil and gradation of the soil. Next point says the soil may be termed as well graded. The soil may be termed as well graded and यहीं पे डिफाइन कर देता हूं उसको मैं. The soil may be termed as well graded if it has good representation of all size of particles. Next point क्या बोल रहा है? The soil may be termed as poorly graded. The soil may be termed as poorly graded if it has excess of certain size of particle, and deficiency of other size of particle, and if it has all the particles almost of same size, it is termed as uniformly graded soil. इसको हम यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल बोल देते हैं. और लास्ट बोल रहा है if certain size of particles are missing,
if certain size of particles are missing, it is termed as gap graded soil. It is termed as gap graded soil. It is termed as gap graded soil. चलिए देखिए पूरी कहानी क्या लिखी है, रेफर द एंटायर स्टोरी। तो अब जो भी रिजल्ट निकल के आया हमारे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस का, अब उसको हम रिपोर्ट करते हैं कर्व के फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दो पैरामीटर के बीच में है, एक है हमारा परसेंटेज फाइनर, दूसरा है हमारा साइज ऑफ द पार्टिकल। परसेंटेज फाइनर को हम मार्क करते हैं वाई एक्सिस पे ऑन अरिथमेटिक स्केल, और साइज को हम मार्क करते हैं एक्स एक्सिस पे ऑन लॉग स्केल। क्यों लॉग स्केल लगाई जाती है, मैंने आपको बहुत बार पहले ही बता रखा है अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर। लॉग स्केल पे हम इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि जो रेंज है साइज की, वो बहुत ही वाइड है। तो जब भी हमारे पैरामीटर की रेंज बहुत वाइड हो जाती है, उसको समझने के लिए उसको लॉग स्केल पे डाल दिया जाता है। तो परसेंटेज फाइनर मार्क किया जाता है वाई एक्सिस पे, साइज मार्क की जाती है एक्स एक्सिस पे लॉग स्केल पे। अब ये जो कर्व बनती है इसको हम यूज करते हैं हम एनालाइज करने के लिए सॉइल की ग्रेडेशन को। हम सॉइल की ग्रेडेशन कैसे एनालाइज करते हैं, हम सॉइल को वेल ग्रेडेड सॉइल तब बोलते हैं जब सॉइल में गुड रिप्रेजेंटेशन हो सारे साइज के पार्टिकल की। तो ऐसी सॉइल जिसमें ऑलमोस्ट हर साइज का पार्टिकल हो, इसको हम बोलते हैं वेल ग्रेडेड सॉइल। लेट सपोज अगर कोई सॉइल ऐसी है जिसमें एक साइज के पार्टिकल ज्यादा है या एक साइज के पार्टिकल की डेफिशिएंसी है, इसको बोला जाता है पुअरली ग्रेडेड सॉइल। जैसे एग्जांपल, एक साइज के पार्टिकल ज्यादा है और दूसरे साइज के पार्टिकल की डेफिशिएंसी है, तो ये हमारी सॉइल है, तो इसको बोला जाएगा, दिस विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज पुअरली ग्रेडेड सॉइल। पर अगर सॉइल ऐसी है हमारी जिसमें ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल सेम साइज के हैं, तो अगर सारे पार्टिकल सेम साइज के, इसको हम बोल देंगे यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारी सॉइल ऐसी है जिसमें ऑलमोस्ट हर साइज का पार्टिकल है, हम इसको बोलेंगे वेल ग्रेडेड सॉइल। अगर हमारी सॉइल ऐसी है जिसमें एक साइज के पार्टिकल की एक्सेस है, एक साइज के पार्टिकल की डेफिशिएंसी है, इसको हम बोलते हैं पुअरली ग्रेडेड सॉइल। अगर हमारी सॉइल ऐसी है जिसमें सारे पार्टिकल ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। अगर हमारी सॉइल ऐसी है जिसमें कुछ पार्टिकल्स मिसिंग हैं, तो अगर हमारी सॉइल ऐसी है जिसमें कुछ पार्टिकल मिसिंग है, जैसे एग्जांपल, तो अगर हमारी सॉइल ऐसी है जिसमें कुछ पार्टिकल मिसिंग है, तो कुछ पार्टिकल मिसिंग हो गए, तो ये वाले पार्टिकल मिसिंग है, दिस विल बी टर्म्ड एज गैप ग्रेडेड सॉइल। तो इसको हम बोल देंगे गैप ग्रेडेड सॉइल। तो हम जो ग्रेडेशन है सॉइल की, उसको चार पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड एंड गैप ग्रेडेड। अब इन चारों में से कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो आपको, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। तो कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से। सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सूटेबल होती है सारे टाइप ऑफ सॉइल के लिए। हाँ, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आप हर सॉइल के लिए बना सकते हो, पर उसको हम यूज करते हैं कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए जनरली। बाकी आप किसी भी साइज ऑफ पार्टिकल के लिए बना सकते हो। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तो आपने सारे पार्टिकल्स के लिए कर रखा है ना, फॉर कोर्स ग्रेन्ड ऑल्सो, फॉर फाइन ग्रेन्ड ऑल्सो। पुअरली ग्रेडेड और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड में डिफरेंस अभी तो बताया, पीछे डायग्राम भी बना के दिखाया हुआ है। पुअरली ग्रेडेड का मतलब एक साइज के पार्टिकल की एक्सेस है, दूसरे साइज के पार्टिकल की डेफिशिएंसी है। पर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का मतलब सारे पार्टिकल ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं, इसलिए डायग्राम भी बना के दिया है आपको साफ। डायग्राम इज ऑल्सो शोन टू यू। तो पहली हर साइज का पार्टिकल है वेल ग्रेडेड, दूसरे में एक साइज के पार्टिकल की एक्सेस है और कुछ साइज के पार्टिकल्स की डेफिशिएंसी है, पुअरली ग्रेडेड। तीसरी, सारे पार्टिकल ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। चौथी, कुछ साइज के पार्टिकल मिसिंग है, इसको हम बोलेंगे गैप ग्रेडेड। तो सारी ग्रेडेशन को डिफाइन भी किया, साथ में डायग्राम भी बना के दिखाया हुआ है। डायग्राम इज ऑल्सो शोन टू यू अलॉन्ग विद दैट। तो दोनों चीजें रेफर कर रखी है। क्लियर है पूरी स्टोरी? रिपीट करना है कोई पॉइंट इसमें से?
क्या हो गया, ये हैंग क्यों हो गया? Why the system is hanging? एक बार ऑन ऑफ कर दूं? वी कांट वेट, वी कैन वेट। ऑन ऑफ तो कर ही रहा हूँ, पर चले तो सही, पूरा सिस्टम बंद हो गया। यूट्यूब में हमेशा ही दिक्कत रहती है। नेट ऑन ऑफ कर दूं?